जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज हम 5-6 क्वेश्चन हैं, ये करंट जीके के, इनके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आज हम उन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट जीके की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम पहली बार हमारी पुरस्कार के टॉपिक चल रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज 6 क्वेश्चन भी देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए इनकी ओर। पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा दोपहर भोजन योजना का संचालन किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर वह मंत्रालय जिसके द्वारा दोपहर भोजन योजना का संचालन किया जाएगा, तो वह मंत्रालय कौन सा है? वो मंत्रालय है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों आज ही की 29 मई की ही ताजा खबरें हैं कि 28 मई को केंद्रीय मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि अब हम जो ये हमारी योजना चला रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, दोपहर भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना, इसमें अब जो लाभ है, मौद्रिक लाभ, वो सीधा बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा। प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण योजना है एक तरह से। ये प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण योजना के तहत अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय क्या करेगा? बच्चों के खाते में सीधे पैसा डालेगा, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर करेगा केंद्रीय मंत्रालय, वो योजना है। तो ध्यान रखना, मध्याह्न भोजन योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की योजना है दोस्तों। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। जब ये मोदी सरकार दूसरी बार आई है मई 2019 में, तो उसके बाद से उसने जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया? अलग से शिक्षा मंत्रालय कर दिया। पहले शिक्षा मंत्रालय नहीं था, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था दोस्तों। और उसी में महिला एवं बाल विकास विभाग भी आता था, यानी मानव रूपी संसाधन के विकास के जो भी मंत्रालय थे वो उसी में आते थे। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ही शिक्षा मंत्रालय था, अब अलग से बना दिया शिक्षा मंत्रालय। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कल की खबर है, मोदी जी ने मुझे फोन करके बताया कि गुरुजी अब हम सीधा बच्चों के खाते में डालेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, ये मोदी सरकार की और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की योजना है। अगला क्वेश्चन है, हांगकांग के पर्वतारोही त्सांग यिन यंग ने माउंट एवरेस्ट पर माय डियर चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है 25 घंटे 50 मिनट का। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? माउंट एवरेस्ट की। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन मैं हटा रहा हूं, ये तो आपको याद रह जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। शिक्षा मंत्रालय है, वही देगा भोजन, दोपहर भोजन योजना, तो इसको हटा देते हैं हम। और माउंट एवरेस्ट की यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट एक नेपाल में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको नेपाल में सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। क्या लूंगा? चोमोलुंगा, तिब्बत वाले कहते हैं। तो विशेष बात यह है माउंट एवरेस्ट, और इस पर सबसे पहले हमें पता है कि कौन चढ़े थे? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे। कब? 1953 में। कौन चढ़े थे? तेंजिंग नोर्गे और वह एडमंड हिलेरी, ये दो महान आत्माएं थी जो किस पर चढ़ गई? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी 1953 में। इसके बाद में दोस्तों दुनिया की वो पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, कौन थी? जुंको ताबेई। जुंको ताबेई ये बच्ची थी जापान की। और दोस्तों जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 1976 में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा। कौन सा माथा? सागरमाथा। और तिब्बत वाले क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। तिब्बत वाले क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। तो ये ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं दोस्तों? सागरमाथा। कौन सा माथा? सागरमाथा, क्योंकि ये तो नेपाल वालों का तो माथा है, नेपाल वालों का तो माथा है, तो सागरमाथा। और तिब्बत वाले एवरेस्ट को कह रहे हैं चुमालुंगा, चुमालुंगा, वो बहुत ऊंची है, फिर भी तिब्बत वाले क्या कह रहे हैं? चोमालिंगे, चोमालिंगे, चोमालुंगमा। तिब्बत वाले क्या कहते हैं एवरेस्ट को? चोमोलुंगमा। और दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? जुंको ताबेई, जापान की 1976 में चढ़ी थी। और दोस्तों इस तरह से जापान से एक महिला एवरेस्ट पर आकर चढ़ गई,
तो फिर भारतीय महिलाओं ने कहा कि जापान से आगे चढ़ गई तो लागो बछीड़ो बछेंद्री पाल क्या पर चढ़ गई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला 1984 में चढ़ी थी, कौन? बछेंद्री पाल। और दोस्तों हाल ही की खबरों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है और 8,848 हम पढ़ रहे थे, वो आजकल वो बता रहे हैं 8,850 मीटर हो गई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या कर रही है? बढ़ रही है और वो 8,850 हो गई है। तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले चढ़े थे तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। और दोस्तों ध्यान दें, तेंजिंग नोर्गे भारतीय नेपाली थे, ध्यान रखना, नेपाल में थे लेकिन भारत में आके रहने लगे और अंत में उनका भारत में ही देहांत हुआ था, तो वो भारतीय नेपाली हो गए तेंजिंग नोर्गे। और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड वाला, दोनों किस पर चढ़ गई? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। और दुनिया की पहली महिला कौन थी? जुंको ताबेई ताबागी। कौन थी? जुंको ताबेई क्या गी? ताबागी। तो जुंको ताबेई जापान की महिला थी जो किस पर चढ़ गई? माउंट एवरेस्ट पर। और भारत की प्रथम महिला उत्तराखंड की बास्केटबॉल की खिलाड़ी बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। याद रहेगा आपको। अर्जुन वाजपेयी, हमारा वो छोरा आज 27 साल का हो गया लेकिन वो 16 साल का था, उस दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था अर्जुन वाजपेयी, सबसे युवा था। इसके अलावा मलवत पूर्णा 2014 में चढ़ी थी। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर उनका नाम है मलवत पूर्णा, ये आंध्र प्रदेश की बच्ची है, 2014 में चढ़ी थी। ये सबसे युवा पर्वतारोही हैं। किस पर चढ़ने वाली? माउंट एवरेस्ट पर। मात्र 13 साल कुछ महीने की बच्ची और चढ़ गई किस पर? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। 9वीं क्लास की बच्ची, आप कल्पना करिए, मलवत पूर्णा एक आदिवासी बच्ची आंध्र प्रदेश से आती है और किस पर चढ़ गई? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। तो मेरे रसगुल्लो ये ध्यान दीजिए, इधर क्या? मलवत पूर्णा। ये डायलॉग मेरा जो दुनिया ने चुरा के बताया, ध्यान रखना है। रसगुल्लो, ये जो लोग आज रसगुल्ला बोल रहे हैं यूट्यूब पर, वो जब पढ़ाना ही नहीं सीखे थे तब मैं रसगुल्ला बोलता था बच्चों को। ध्यान दीजिए यहाँ पर। सबसे बात 1984 में कौन चढ़ी थी? बछेंद्री पाल और मलवत पूर्णा, दोनों हमारी भारतीय। अंतर क्या है? बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है और मलवत पूर्णा सबसे युवा आदिवासी आंध्र प्रदेश की बच्ची, और किस पर चढ़ गई? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। दोस्तों ध्यान नहीं जाए। इसके बाद हम बात करें कि जो 28 मई की खबर है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है एवरेस्ट पर अधिकतर पर्वतारोही मई के महीने में चढ़ते हैं, मई के महीने में चढ़ते हैं। और कल मैंने आपको अंशु जसेनपा अरुणाचल की बच्ची के बारे में बताया था कि 5 दिन में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ गई थी वो अंशु, अरुणाचल की अंशु 5 दिन में कितनी बार? 2 बार। तो दोस्तों ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हांगकांग के पर्वतारोही त्सांग यिन हंग हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट का चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया। 25 घंटे और 50 मिनट में चढ़ गए। 25 घंटे और 50 मिनट में चढ़ गई। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 25 घंटे 50 मिनट में चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? हांगकांग के हैं पर्वतारोही, महिला है त्सांग यिन हंग। त्सांग यिन हंग याद रह जाएंगे, त्सांग यिन हंग, त्सांग यिन हंग। तो हांगकांग के हैं, ध्यान रखना। और ये 25 घंटे 50 मिनट में चढ़े। कल इन्होंने फोन करके मुझे बताया कि गुरुजी में 25 घंटे और 50 मिनट में चढ़ गया। किस पर? एवरेस्ट पर चढ़ गया। ये रिकॉर्ड है। इससे पहले का रिकॉर्ड नेपाली महिला फुंजो झांगमू लामा, क्या नाम है इनका? फुंजो झांगमू लामा। और ये लामा है और ये 39 घंटे 6 मिनट में चढ़े थे। ठीक है। तो वर्तमान समय में सबसे कम रिकॉर्ड मई 2021 में बनाया गया है। किसने? त्सांग यिन हंग ने। आने वाली हमारी जो भी रेलवे एसएससी की एग्जाम होगी, क्योंकि अब रेलवे को भी जागना होगा और कोरोना को खत्म होना होगा और सरकार को एग्जाम करवानी होगी, वो समय आ गया दोस्तों। इसलिए आप हांगकांग की त्सांग यिन हंग को याद करें। आज दिन भर आप करते रहेंगे कि 25 घंटे 50 मिनट में, मात्र 25 घंटे 50 मिनट में चढ़ गया हांगकांग वाला कौन? त्सांग यिंग हंग। ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें कि स्मार्ट किचन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कल मुझे केरल के मुख्यमंत्री ने फोन करके बताया कि गुरुजी हम जो 10 जुलाई 2021 आएगी, अभी आई नहीं है, 10 जुलाई 2021 को हम हमारे चुनावी वादे के मुताबिक एक योजना शुरू करेंगे और उस योजना का नाम है स्मार्ट किचन योजना।
तो ये केरल की राज्य सरकार शुरू करने जा रही है, केरल राज्य सरकार। और कब शुरू करने जा रही है दोस्तों? ये 10 जुलाई 2021 को शुरू होगी योजना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया हमारी एग्जाम के लिए कि किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो 10 जुलाई 2021 को ये योजना शुरू होगी और सितंबर अक्टूबर में हमारे एग्जाम होंगे। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर केरल की राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना 10 जुलाई 2021 को शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाओं को रसोई के लिए स्मार्ट किचन के तहत ऋण दिया जाएगा। महिलाओं को स्मार्ट किचन के तहत ऋण दिया जाएगा। ऐसा निर्णय लिया है केरल की राज्य सरकार ने। तो हमारी एग्जाम का सिंपल सा क्वेश्चन है और रसगुल्ले से मीठा क्वेश्चन बना है दोस्तों कि स्मार्ट किचन योजना किस राज्य सरकार जुलाई 2021 में शुरू करने जा रही है? केरल की राज्य सरकार। और केरल के हाल ही में ताजा वापस मुख्यमंत्री बन गए पी विजयन। विजय हो गए केरल वाले, क्या हो गए? विजय। तो पी विजयन। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके बाद में आता है बशर अल असद। यह आज कल शाम को मेरे पास फोन आया कि बशर अल असद सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। बशर अल असद सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। दोस्तों, इस सीरिया में बशर अल असद को लोग वहां से हटाना चाहते हैं और ये परिवार, असद परिवार 1970 से सीरिया पे अपना शासन जमाए हुए है। तो यहाँ पर सीरिया में बशर अल असद तो हटना नहीं चाहते और विद्रोही उनको हटाना चाहते। तो अब बताओ यहाँ कौन आएंगे? ऐसे अगर किसी देश में हरकत हो गई कि एक तरफ विद्रोही और एक तरफ राष्ट्रपति, एक तरफ शासन हो गया, एक तरफ विद्रोही और एक तरफ शासन, तो दोनों का सहयोग करने के लिए दोनों तरफ से 2 देश आएंगे और वो देश आप जानते ही है। एक तरफ रूस कह रहा है बशर अल असद रहेगा। रूस क्या कह रहा है? बशर अल असद रहेगा। तो कौन कह रहा है कि नहीं रहने दूंगा? अमेरिका। तो अमेरिका विद्रोहियों का साथ दे रहा है और रूस इस बशर अल असद का साथ दे रहा है। और ये 28 मई 2021 को चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ सीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। वर्तमान समय में ये आप देखिए इतने चमकते हुए शहर, जैसे आज आपकी मुंबई महानगर चमक रही है, और ऐसे चमकते शहर सीरिया के खंडहर हो गए हैं। किस एक वजह से? सिर्फ अमेरिका और रूस की वजह से, क्योंकि बशर अल असद हटना नहीं चाहते और विद्रोही इनको हटाए बिना रह नहीं सकते। तो ऐसी एक बहुत बड़े चर्चा में इजराइल का पड़ोसी देश है, इजराइल और फिलिस्तीन का पड़ोसी देश सीरिया। और सीरिया की राजधानी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। माय डियर, ध्यान दें, यहाँ पर सीरिया की जो ये राजधानी है दमिश्क, ये दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। और एक रेलवे की एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विश्व का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? उत्तर था दमिश्क। और एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन आया कि विश्व का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? दमिश्क। तो याद रखना, विश्व का सबसे प्राचीन शहर दमिश्क किस देश की राजधानी है? सीरिया की राजधानी है। और सीरिया की चौथी बार राष्ट्रपति बन गए बशर अल असद। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। अमेरिका विद्रोहियों के साथ है यहाँ, और जो राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद, उनका समर्थन कर रहे हैं रूस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं बशर अल असद की। सीरिया के राष्ट्रपति हैं और चौथी बार बने हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है और सीरिया की मुद्रा है पाउंड। तो ये तो सीरिया की क्या है दोस्तों? कैपिटल, राजधानी। और मुद्रा कौन सी है सीरिया की? सीरियाई पाउंड। सीरियाई पाउंड। तो याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर आएगा। एसएससी जीडी, रेलवे या एसआई या आप कोई एनडीए के एग्जाम में जाते हैं नेवी के, तो आपसे ये क्वेश्चन मुलाकात करेगा कि सीरिया की राजधानी कौन सी है? दमिश्क। और सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असद। और अगर आप पटवार के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें करंट आ गया, तो खुदा ना खास्ता ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद आ जाए, तो हम एग्जामिनर को ये नहीं कह सकते कि आपने हमारे सिलेबस के बाहर से पूछ लिया। तो यहाँ पर आप बशर अल असद को याद रखना, सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। सीरिया की राजधानी कौन सी है दोस्तों? दमिश्क। मुद्रा है सीरियाई पाउंड। सीरियाई पाउंड। और दमिश्क विश्व का सबसे प्राचीन शहर है। तो आज याद रखना, आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि विश्व का सबसे प्राचीन शहर किसको माना जाता है? दमिश्क को माना जाता है, जो किसकी राजधानी है? सीरिया की राजधानी है। और सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। बशर अल असद। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं ओपन स्काईज संधि। दोस्तों ये क्या है? ओपन स्काईज संधि आपको याद रह जाएगा दोस्तों। बशर अल असद, सीरिया की राजधानी दमिश्क,
नहीं याद रही तो आप स्क्रीनशॉट मार लें, क्योंकि मैं सीरिया के राष्ट्रपति को देखना नहीं चाहता और सीरिया की राजधानी दमिश्क एग्जाम में आए बिना रह नहीं सकती, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये संधि क्या थी, ये संधि क्या थी। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ओपन स्काई संधि ये 1992 में हुई थी और दोस्तों 2002 तक इस संधि पर 35 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। और दोस्तों अब विशेष बात, ये ओपन स्काई जो संधि है, इस संधि में का हस्ताक्षर करता भारत नहीं है। और ये संधि क्या है, इससे अमेरिका भी अब अलग होने वाला है। ये मुख्यतः जो शीत युद्ध का दौर था दोस्तों, एक तरफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, और दूसरी तरफ सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर, वार्सा और नाटो, दोनों शीत युद्ध में आपस में लड़ रहे थे। लेकिन देखो आप, लड़े नहीं ना, अभी तक टकराए नहीं, तो ये भी नहीं लड़े, रूस और अमेरिका आपस में दूसरे देशों में लड़ते रहे। वियतनाम में अमेरिका के 58,000 सैनिक मर गए, वहां से वियतनाम ही वो देश था जिसने अमेरिका के क्या दे दिया, डांग। तो वियतनाम की मुद्रा भी क्या है, डांग। वियतनाम की राजधानी हनोई। तो दोस्तों ये संधि उस शीत युद्ध के दौर में हुई थी कि हम एक दूसरे के क्षेत्र में विमान उड़ा सकते हैं और एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर के हम कोई भी खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और विशेषतः ये सैन्य मामलों की एक संधि थी जिसमें एक दूसरे के देश के परमाणु संयंत्रों की निगरानी करना था, विमान उड़ाना था। ये विशेष बातें इस संधि के तहत हैं। अब बाइडेन जो यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने हैं, यूएसए के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ये कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो ध्यान दें, यहां पर रूस की राजधानी है मॉस्को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोलंबस ने खोज की थी, याद है, और उन प्रदेशों को कोलंबिया प्रदेश के नाम से जाना जाता था, बस्तियां थी, इसलिए उसको मेमोरेबल रखने के लिए वाशिंगटन के पीछे क्या जोड़ दिया, वाशिंगटन के पीछे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी, जो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों कौन सी नदी के किनारे, पोटोमेक, इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एक, आप बस ओपन स्काई संधि को याद रखना जो 1992 में इस पर अमेरिका और रूस ने हस्ताक्षर किए थे रूस के विघटन के बाद। और इस ओपन स्काई संधि से अब अमेरिका क्या होने जा रहा है, अलग। ये बाइडेन प्रशासन ने कल मुझे फोन करके बताया कि गुरुजी अब हम ओपन स्काई संधि से क्या होने जा रहे हैं, अलग होने जा रहे हैं, आप बच्चों को बता दीजिए। और इसके बाद आ रहा है लीजन ऑफ मेरिट, डिग्री चीफ कमांडर, डिग्री चीफ कमांडर। ये पुरस्कार 2020 में, दिसंबर 2020 में मिला था किसको, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो दोस्तों काम किया या ना किया कोई पता नहीं है, लेकिन दुनिया से पुरस्कार लाने में पीछे नहीं रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट यानी डिग्री चीफ कमांडर, ये यूएसए का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। और ये सैन्य सम्मान किसको दिया गया है, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सैन्य सम्मान किसको दिया गया, नरेंद्र मोदी को दिया गया। क्या, चीफ कमांडर नरेंद्र मोदी को। ये किसका सैन्य सम्मान है, यूएसए का सैन्य सम्मान, सर्वोच्च सैन्य सम्मान। ध्यान रखना दोस्तों, ये किसको मिला है सर्वोच्च सैन्य सम्मान, ये नरेंद्र मोदी को मिला। और ये किस देश का है, यूएसए का है, ध्यान देना यहाँ पर। तो दोस्तों आज हमने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन अपने आप को ओपन स्काई संधि से अलग कर रहे हैं। और हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पेरिस समझौते से अलग हुए थे। तो अमेरिका कभी भी दुनिया में अच्छे काम के लिए आगे नहीं रहता, वो हमेशा अमेरिका फर्स्ट की नीति पर रहता है। तो वो स्वयं अपने द्वारा बनाई गई उसी संधि से अपने आप को अलग कर रहा है। ओपन स्काई संधि जिस पर हस्ताक्षर 1992 में रूस के विघटन के बाद हुए थे, उससे यूएसए अलग हो रहा है। ये जानकारी यूएसए के प्रधानमंत्री जो बाइडेन ने दी है। और लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से नरेंद्र मोदी को नवाजा गया, जो डिग्री चीफ कमांडर सैन्य सम्मान है, यूएसए का सर्वोच्च सैन्य सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला। और इससे पहले ये सैन्य सम्मान उस महान आत्मा को मिला जो पहला सैन्य कमांडर इन चीफ इन इंडिया आर्मी चीफ मेजर जनरल दासू जे.एम. करियप्पा, के.एम. करियप्पा देश के पहले आर्मी चीफ जनरल थे। उनको भी अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट, डिग्री चीफ
कमांडर मिला था 1950 में दोस्तों, और ये पुरस्कार 2020 में मिला है हमारे देश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया में पुरस्कार लाने में नंबर 1 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, सब देशों से ज्यादा के पुरस्कार लेके आए हैं और उनको दुनिया ने दिया है। और अब आगे क्या होता है ये हम अगली कड़ी में पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।